A very good evening to all of you. ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? A very good evening to all of you. हाँ जी सर। ऑलराइट। एलिमेंट्री मैथ्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। आज कल से हुआ है, मंडे से स्टार्ट हुआ है। अब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी बीच में हमने यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो इधर एक करीब मोर देन अ वीक का गैप हो गया है करंट अफेयर्स में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था अपना करंट अफेयर्स। अगस्त का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे। करीब 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो रेडी हैं? पहले पिछले कुछ क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। देखें आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं है। इसका आंसर बताइए। A new species named Annamalai red tail, which was discovered at Pichi Wildlife Sanctuary. It is located in which of the following states? Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Kerala. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। इसका आंसर बताइए। सी, तमिलनाडु और केरला। पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बता चुका हूँ, इट करेक्ट आंसर इज केरला। फिर जब पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाया था मैंने, तब आपको कहा था नेशनल पार्क भी देख लो केरला में कौन कौन से, पेरियार, एराविकुलम, साइलेंट वैली, माथिकेतन, अनायमुडी और पंपादु। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो सैम। और फिर क्या बचता है सैम के बाद? पीईपी, सैम पैक। ये केरला के नेशनल पार्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 13। अभी एनटीसीए के साथ किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया था फॉर द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया? तो अपने जो चीता आने थे अफ्रीका से इंडिया, वो अब आ चुके हैं। प्रधानमंत्री का बर्थडे था उस दिन, ये सारे चीता आ गए हैं इंडिया में। तो एनटीसीए ने एमओयू साइन करा है किस कंपनी के साथ? मतलब करा है या ये कह लो करा था। तो इसका आंसर बताइए आप लोग अपने हिसाब से क्या होगा। हाँ जी, ये सारा काम कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसका बताइए, रिसेंटली उद्यम पोर्टल was seen is used, it is related to which of the following? उद्यम पोर्टल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो उद्यम पोर्टल किससे रिलेटेड है? हाँ जी, उद्यम से समझ जाओ बिजनेस की बात हो रही है, तो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चंस लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिए थे। ये ई इनवॉइसिंग के जो एम्बिट है वो बढ़ा दिया टिल 10 करोड़। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। इसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें सर अगले क्वेश्चंस। अच्छा, फर्स्ट क्लास किस किस का है आज?
21 तक हुआ था। ओके सर, बहुत बढ़िया, 21 तक हुआ था। ठीक है, तो इससे 21 के आगे फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए। Which of the following countries will host the United Nations Security Council meeting on counter-terrorism in October 2022? बताइए, which of the following countries will host the United Nations Security Council meeting on counter-terrorism in October 2022? जिनकी भी फर्स्ट क्लास है उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। ये क्लासेस आपकी मंथली करंट अफेयर्स की चलती रहती हैं। ये क्लास स्टार्ट हुई थी जनवरी 2021 के करंट अफेयर से, और बढ़ते बढ़ते आज हम लोग अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी यहाँ तक आपका करंट अफेयर्स डिस्कस करा चुका हूँ। ये सारा करंट अफेयर्स अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके प्लेलिस्ट प्रॉपर हर एक मंथ के करंट अफेयर्स की नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कौन होस्ट करने वाला है? तो भैया ये अपना इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का। गुड इवनिंग उपांग जी, आई एम फाइन, आप बताइए। इसमें सर 5 कैसे मेंबर्स हैं? परमानेंट मेंबर्स है। कौन कौन? चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस, ये 5 इसके क्या है? परमानेंट मेंबर। और 10 नॉन परमानेंट। तो ये नॉन परमानेंट के इलेक्शन होते रहते हैं, हर 2 साल ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कंट्रीज को मौका मिलता है 2-2 साल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रहने का, बट परमानेंट 5 है। अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था, तो इस सेशन में रशिया ने भी इंडिया का सपोर्ट किया है। ठीक है, और भी यूक्रेन जैसी कंट्रीज ने भी इंडिया का सपोर्ट किया है कि हमको ये परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिलना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग अभी जो काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज है दुनिया की, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। इवन यूएसए भी सपोर्ट करता है, जॉय बिडेन भी कह चुके हैं इंडिया को होना चाहिए परमानेंट सीट पे। बट कुछ कंट्रीज हैं लाइक चाइना, वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया यहाँ तक पहुंचे, हालांकि रशिया वगैरह बाकी सबका सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितने 5 परमानेंट होते हैं, 10 इसमें कितने होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रिसेंटली नागोर्नो काराबाख रीजन वाज सीन इन न्यूज, इट इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन आर्मेनिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो जैसे इंडिया का कश्मीर इशू है, ठीक है, तो बाकी कंट्रीज पढ़ते रहते हैं कि कश्मीर किसके बीच डिस्प्यूट है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। इसी तरह से एक रीजन है नगोर्नो काराबाख, वो भी डिस्प्यूट में है बिटवीन आर्मेनिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए सर। ये आप लोग थोड़ा भी अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल राइट सर, करेक्ट आंसर इज अजरबैजान। ठीक है, तो नगोर्नो काराबाख का जो डिस्प्यूट है वो किस किस के बीच में है? आर्मेनिया, अजरबैजान। इसी बात पे मेरे को अजरबैजान की कैपिटल बताइए जरा आप। अजरबैजान की कैपिटल बताइए। बात है कि हम लोग को सोच प्रोग्रेसिव रखनी चाहिए। डिस्पाइट ऑफ बिंग हम इसका वेट करें कि चाइना बर्बाद हो जाए, उसकी जगह हमें वेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया बिकम अ सुपर पावर एंड अ सुपीरियर पावर देन चाइना। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव है सामने वाले को गिराने में नहीं, अपने आप को उठाने में होना चाहिए। ठीक है जी, छोटी बात है लेकिन बहुत
बारीक बात है। और यही एटीट्यूड आपको ऑफिसर कैटेगरी में रखना है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, ऑफिसर कैटेगरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी जो सोच हो डिप्लोमेटिक हो, प्रोग्रेसिव हो, ठीक है, बैलेंस हो। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते जैसे आप किस ऑफिसर बनने के बाद कि हम चाइना को मार डालेंगे, बर्बाद कर देंगे, दिस दैट। तो ये हमारी भाषा नहीं हो सकती। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया को हमें और प्रोग्रेसिव बनाना है, चाइना से आगे लेके जाना है, अपनी ग्रोथ को वर्ल्ड में दिखाना है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रिपरेशन के साथ साथ, और यही कॉम्पिटिशन्स की डिमांड होती है। हाँ, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, बहुत बढ़िया। तो ये देख रहे हो, ये यहाँ से बॉर्डर है अर्मेनिया और अजरबैजान का, ठीक है। ये ये जो अभी फिलहाल नगोर्नो काराबाग किसकी टेरिटरी में आता है? ये आता है सर अजरबैजान की टेरिटरी में आता है नगोर्नो काराबाग। लेकिन डिस्प्यूट यहाँ पर ये है कि जो नगोर्नो काराबाग की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो अर्मेनियन है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है नगोर्नो काराबाग की, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? अर्मेनियन है, अर्मेनिया एथनिसिटी की है, तो वो अर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये पूरा एरिया किसका है सर? ये अजरबैजान का है, तो अजरबैजान नहीं चाहता है कि ये एरिया हमसे छीना जाए, वो इस एरिया को छोड़ना नहीं चाहता, तो इसको रिलेटेड डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। और अर्मेनिया में ध्यान रखिए, अजरबैजान में ध्यान रखिएगा, ये तो कंट्री है ही, प्लस साथ ही साथ एक और छोटा सा एरिया है, ये एक छोटा सा जो एरिया है ना, ये भी अजरबैजान का एरिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई बार मैप को देखने से लगता नहीं है कि अजरबैजान का ईरान से बॉर्डर होता होगा, बट ईरान से भी बॉर्डर बना लेता है अपने इस छोटे से टेरिटरी के जरिए, इसको ध्यान रखिएगा। बातें जी ऐसे कैसे रोक लेगा? अब इंडिया इतना डेवलप हो गया तो अभी तक चाइना रोक पाया? भारत सरकार अरुणाचल में एयरपोर्ट बनाने जा रही है, इनॉग्रेट करने जा रही है, चाइना रोक पाया? तो ये हमारी तरक्की है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी विल कंडक्ट द 18th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये है कि युद्ध अभ्यास किस किस के बीच एक्सरसाइज है? इट इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो भारत और अमेरिका की आर्मी के बीच सर ये एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। तो अभी इसका 18th एडिशन होने वाला है, तो किस स्टेट में होगा? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड? मेरे को आंसर दीजिए। हाँ जी सर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गुड इवनिंग म्यानवी जी। देखो 40 से ऊपर लोग लाइव हैं, ठीक है। युद्ध अभ्यास किसके बीच exercise? हाँ जी, अभी देखिए, अब साउंड और बेटर हो देख आ रहा होगा आप लोगों को, अभी और सुधर गया होगा। गुड इवनिंग म्यानवी जी। ऊपर लोग लाइव हैं। युद्ध अभ्यास किसके बीच? ओके, हाँ जी, अभी देखिए, अब साउंड। नो आइडिया, देन गेट एन आइडिया। युद्ध अभ्यास जो है इंडिया यूएस के बीच एक्सरसाइज है, ये किस स्टेट में होने जा रही है? ये आपका उत्तराखंड में होने जा रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
सबके आंसर आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बिंदास तरीके से बस आगे बढ़ते रहो। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था, मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने एपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए प्लस एपी एसएसबी एग्जाम्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए एक लबासना नाम से बैच स्टार्ट किया है। तो इसमें आपको जीएस मिलेगा, पूरा सी सेट मिलेगा, जनरल इंग्लिश कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, 20,000 इसकी फीस है, बट अभी इसमें आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स कंप्लीट कोर्स आपको 12,000 में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग द 40% डिस्काउंट। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर अपना? 24 था। न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं? न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि न्यूज़पेपर जब भी आप अपने पास रखें तो उसको जीके के टॉपिक से मैच करते रहें। जैसे अगर आप मान लो एपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पीसीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली उसमें जैसे सिलेबस होता है ना, उसमें टॉपिक्स बटे होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। तो अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही लोगे न्यूज़ पढ़ के कि हाँ ये न्यूज़ हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको अपने आप से बस ये सवाल करना है कि ये टॉपिक GS1 में आएगा, GS2 में आएगा, GS3 में आएगा या GS4 में आएगा। जब आप इसको एनालाइज करने लगोगे तो आपको दिलचस्पी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अनाउंस्ड पंचामृत योजना विच विल हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम इन द स्टेट। एक पंचामृत योजना किस स्टेट ने बनाई है जिसका पर्पज है फार्मर इनकम को डबल करना? वैसे तो भारत सरकार भी करना चाहती है, लेकिन एक और स्टेट है जिसने इसके लिए अलग से योजना भी बना दी है, पंचामृत योजना। तो वो सिंपली क्या करेंगे, बस फार्मर इनकम्स को डबल करेंगे। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आंसर गलत नहीं देंगे, बिल्कुल सर। करेक्ट आंसर इज उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये काम करने जा रही है, पंचामृत योजना बनाने जा रही है ताकि फार्मर की इनकम्स को डबल किया जाए। तो लेकिन सर सरकार करेगी क्या इसमें? तो सरकार का देखो पर्पज ये है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है शुगर केन की, वो कम कर दी जाए। देखो इंडिया में शुगर केन एक बड़े मतलब नंबर 1 पे जनरली यूपी रहता है शुगर केन प्रोडक्शन में। इस बार लास्ट अभी जो डेटा आया तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र निकल गया था, अदरवाइज नंबर 1 पे यूपी रहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन की फार्मिंग यूपी में बहुत प्रिवेलेंट है। तो अगर फार्मर्स की इनकम डबल करनी है तो ऐसे फार्मर्स को उठाओ जो शुगर केन ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि शुगर केन वाले फार्मर्स हमारे पास ज्यादा हैं। अब शुगर केन वाले फार्मर्स को अगर अमीर करना है तो क्या करो, किसी को भी प्रॉफिट ज्यादा कराना है तो उसका जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम करवा दो। तो शुगर केन की प्रोडक्शन कॉस्ट आप कम करवा दो, प्रोडक्टिविटी बढ़वा दो, और बस यही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगी, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप बढ़ा दोगे। बेसिक तरीका तो यही है। तो पहले तो 2028 फार्मर को सिलेक्ट किया जाएगा, इनके साथ सरकार बैठेगी और बैठने के बाद डिस्कस करेंगे कि हाँ चलो क्या आपके लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो बेसिक काम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट घटाएंगे और फर्टिलिटी बढ़ा के प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। Recently, a first of its kind urban animal rescue center has been set up in the Gundi National Park. It is located in which of the following state? एनिमल रेस्क्यू सेंटर बना है गुंडी नेशनल पार्क में। तो गुंडी नेशनल पार्क किस स्टेट में है? देखो इससे पहले जिन्होंने क्लासेस करी होंगी उन्हें पता होगा, मैंने नेशनल पार्क भर भर के आपको पढ़ाए हैं। इस बार भी अगर आप देखोगे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूडीसी के एग्जाम में पूछा था, और सरिस्का नेशनल पार्क में ऑलरेडी पढ़ा चुका था। दैट मीन्स अगर सरिस्का वर्ड आपको दिखा है तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए था, राजस्थान। और मैं कहता भी हूँ कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इससे सवाल आते रहते हैं। इस बार के 2022 के यूडीसी में पूछ लिया था सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 2021 के यूडीसी में उन्होंने पूछ लिया था
हाँ, 2021 में उन्होंने पूछ लिया था, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन में गुंडी नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। नेट पैक खत्म होने वाला, ओ माय गॉड। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा या बूस्टर पैकेज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो गुंडी नेशनल पार्क सर आपको मिलेगा तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुंडी नेशनल पार्क है तमिलनाडु। ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर चिपका दी है, तमिलनाडु के नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है। एक तो भाई आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, वो मरीन नेशनल पार्क है, गुंडी है, इंदिरा गांधी है, मुकुर्ती है, मुदुमलाई है, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी वाले कोई अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। अन्नामलाई नेशनल पार्क इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। एक डेयरी फेडरेशन इंटरनेशनल पे, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, उन्होंने इस बार एक समिट रखा है, मतलब एक मीटिंग रखी है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, जिसमें डेयरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डेयरी से रिलेटेड, मतलब डेयरी क्या होता है, मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं और मिल्क से रिलेटेड बनने वाली चीजें, वो सब किस में आ जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो डेयरी बोले तो मिल्क से रिलेटेड बात हो रही है। तो डेयरी समिट ऑर्गेनाइज की गई है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा। तो सवाल यह है कि वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई है। अहमदाबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। इस साल की थीम याद रखिएगा, थीम पूछ सकता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं। देखो, मैं हर क्वेश्चन में नहीं कहता हूँ कि आएगा ही आएगा या फिर ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं पहले से बता देता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के चलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए चांसेस कम है, बट फिर भी आ गया तो देख लो। इसकी थीम क्या थी? थीम थी सर इसकी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। थीम क्या है सर? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी, अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। देखो, आपका टारगेट होना चाहिए कि बस यहाँ से मैं सीख के आगे बढ़ूं। ये नहीं होना चाहिए कि मुझसे कम सवाल बन रहे हैं या ज्यादा सवाल बन रहे हैं। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली यहाँ जितनी गलती करनी है आप कर लो, मेनली एग्जाम में जाके आपको आंसर करेक्ट रखना है, ठीक है। आपका आंसर एग्जाम में करेक्ट होना चाहिए, यहाँ जितनी गलती करनी है कर लो। ये मत सोचो कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता, ये सोचो कि आपको ये सब नहीं आता था, बट आप ये सब सीख के जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही सूरत में आपका फायदा है कि अगर आपसे ये सवाल बन रहे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं बन रहे हैं तो आप ये सारी चीजें सीख के जा रहे हो। और अभी जो हाल फिलहाल में फॉरेस्टर हो रहा है, यूडीसी हुआ, ये क्लियरली प्रूफ कर रहे हैं कि अपन जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसी से सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत अलग से सवाल नहीं बन रहे हैं, यही सारे सवाल आपको एग्जाम में भी घूम फिर के देखने को मिलेंगे। अपने करंट अफेयर से क्वेश्चन फंसे थे इस बार, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट काला अजहर फ्रॉम कंट्री बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 2022, 2023, 24, 25। काला अजहर जैसी बीमारी को भारत सरकार ने कब तक का टारगेट लिया है खत्म करने का? वाइल करेक्ट आंसर इज 2023। भारत सरकार ने 2023 का टारगेट लिया है काला अजहर को खत्म करने का। अब देखो, डिसीज से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं कि ये बैक्टीरियल है या फंगल है या प्रोटोजोन है, कि किससे होने वाली ये डिसीज है।
अभी यूडीसी के एग्जाम में भी डिसीज पूछी गई थी। तो काला अजहर की अगर मैं बात करूं तो काला अजहर क्या है सर आपका, इसका जो ये प्रोटोजोवन डिसीज है, ठीक है, कॉज बाय प्रोटोजोवन पैरासाइट, पैरासाइटिक डिसीज है, इसको ध्यान रखना। तो नाम क्या पैरासाइट का, विसेरल लीशमेनियासिस। तो लीशमेनियासिस वर्ड ध्यान रखना, लीशमेनियासिस वर्ड किससे रिलेटेड है, लीशमेनियासिस वर्ड रिलेटेड है सर आपका काला अजहर से। काला अजहर एक मतलब फीवर की कंडीशन होती है, इसमें बहुत हैवी फीवर आता है, वेट लॉस होगा, फैट फटीग मतलब थकान होगी, अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी, लीवर में स्वेलिंग, स्प्लीन में स्वेलिंग, ये सारी प्रॉब्लम काला अजहर से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है, विसरल लीशमेनियासिस जो एक प्रोटोजोआ है। इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, अजहर का मतलब बुखारी होता है तो इसलिए इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। एक और नाम है दुमदुम फीवर, ठीक है। तो ये सारे नाम किसके हैं, काला अजहर के हैं। ब्लैक फीवर, दुमदुम फीवर किसकी वजह से होता है, विसेरल लीशमेनियासिस। एक बार आप चेक कर लीजिएगा बात है कि विसेरल लीशमेनियासिस है क्या, ठीक है। ये पैरासाइटिक डिसीज है, सैंड फ्लाई होती है उसके काटने से ये होता है। ये बैक्टीरियल नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, डेडली है बिल्कुल, काफी लोगों की मौत होती है इससे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज which was recently carried out by the Indian Army to test the operational readiness of its space-based assets? ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने कैरी आउट करी थी ताकि ये चेक कर सके कि अगर स्पेस के थ्रू हम पे अटैक हो या स्पेस के थ्रू हम किसी पे अटैक करना चाहें तो हम कितने उसके लिए रेडी हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी सर, सबको आंसर देना है। अंकित अनित जी कह रहे हैं स्काईलाइट। ए और सी में कंफ्यूजन है, करेक्ट आंसर इज सी, एक्सरसाइज स्काईलाइट। तो पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज करी थी जिसका नाम था एक्सरसाइज स्काईलाइट, ठीक है। तो हम चेक करना चाहते थे कि अगर स्पेस सर्विसेज की हमें जरूरत पड़ेगी तो कहीं हम लैग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी वैसे भी अपनी कुछ मल्टी बैंड डेडिकेटेड सैटेलाइट बनाने जा रही है, जैसे कि अभी सियाचिन है, तो सियाचिन में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई हैं। जैसे कंपनीज लाइक वन वेब और इलॉन मस्क की कंपनी जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्लान करने की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिसमें आपको टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैटेलाइट से आपको सिग्नल मिलेगा। अभी तक क्या होता है, टावर लगाओ तब आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है। जैसे आप मान लो अरुणाचल में दूर दराज इलाके में चले जाओ, रिमोट एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आते, क्यों, क्योंकि वहाँ टावर नहीं है। बट अगर ये सैटेलाइट बेस्ड कनेक्शन हो जाए तो टावर की तो जरूरत ही नहीं है, सैटेलाइट तो कनेक्शन पकड़ ही लेगा आपका पहाड़ में भी। तो ये पर्पज है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस बनाने का, जो कि अभी आपका इंडियन आर्मी ने कंप्लीटली अपना सियाचिन में डेवलप कर लिया, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां टाइवर टावर की जरूरत नहीं है। इसी तरह से प्रॉपर अपनी खुद की सैटेलाइट बेस पे कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए कौन काम कर रहा है, आर्मी काम कर रहा है। तो आर्मी के लिए एक सैटेलाइट भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाम भी पूछ सकता है। इंडियन आर्मी की अपनी एक सैटेलाइट भी है स्पेस में जिसका नाम है G-SAT-7B। क्या नाम है सर, G-SAT-7B। तो G-SAT-7 एक्चुअल में पूरी सीरीज है, G-SAT-7 जो है एक पूरी सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है फॉर द नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, जिसमें इंडियन आर्मी की सैटेलाइट का नाम क्या है, G-SAT-7B। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तो सर आप कर ही दोगे, इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछ रहा है। वेल इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर इज जगदीप धांकड़। अब इसके साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 63 से लेकर 73 डील करता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो जैसे 63 बोलता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बोलता है आर्टिकल 74। इस तरह से जो भी इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड, ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया। आर्टिकल 69 ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी ओथ है वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स हैं, खाली वक्त में इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रिसेंटली यूएस नेवी शिप चार्ल्स ड्रू रीच्ड एट कटुपल्ली शिपयार्ड ऑफ एल&टी टू अंडरटेक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कटुपल्ली शिपयार्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी यूएस नेवी का शिप हमारे एक शिपयार्ड पे आया था। देखो अब हमारा क्या है, अब अमेरिका से ताल्लुक है, तो अमेरिका से हमारा कनेक्शन है, तो अमेरिका के साथ हमने कई सारे एग्रीमेंट साइन करे हैं, बेका, लेमुआ। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स का पर्पस क्या है, पर्पस सर सिंपल इतना ही है कि अगर मान लो जैसे इंडिया का कोई शिप है यूएसए के पास है, तो उसे अगर मान लो उसके बाद डीजल खत्म हो जाए, उसका फ्यूल खत्म हो जाए या कम हो, तो वो वहां से रिफ्यूलिंग करा सके, या उसको कुछ मेंटेनेंस की जरूरत हो तो यूएसए के मिलिट्री बेस पे जाके वो रिपेयर करा सके। इसी तरह से अगर यूएसए का शिप हमारे आसपास कहीं आया, उसे फ्यूल की जरूरत है या मेंटेनेंस की जरूरत है, तो वो हमसे करवा सके, तो इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। बट अभी तक यूएसए का कोई शिप हमारे पास नहीं आता था, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं थी कि हम उनकी मेंटेनेंस कर पाए। हाँ, इतने तो कैपेबल थे कि अगर वो फ्यूलिंग करवाने आते थे तो फ्यूलिंग कर देते थे, लेकिन अभी तक हम उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। तो इस बार रिपेयरिंग के लिए उनका एक शिप आया था चार्ल्स ड्रू, उसकी रिपेयर हम कर पाए हैं। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं इंडिया यूएसए रिलेशंस में एक पॉजिटिव स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो अभी ये जो कटुपल्ली शिपयार्ड जहां पे ये रिपेयर हुआ है वो कहाँ पर है, वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो इससे हमारा जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इन डिफेंस वाला जो पार्ट है, जो हमारा जो सेक्टर है, उसको काफी बूस्ट मिला है। क्योंकि सोचो अमेरिका के शिप आपके पास आ रहे हैं रिपेयर होने को, इसका मतलब आपके पास जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं वो उस लेवल की हैं जो यूएस आप पे भरोसा कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, जैसे क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसी तरह से चेस के लिए एक बॉडी है फिडे। फिडे बोले तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो अभी उनके नए डेप्यूटी प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका नाम पूछ रहा है। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फेडरेशन के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, खैर नहीं सॉरी, जरूरी तो है क्योंकि ये इंडियन है, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। तो चेस के स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी कौन सी है, फिडे। तो जितने भी इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं यही रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में लॉसेन। तो लॉसेन नाम का भी शहर है, सिर्फ जेनेवा नहीं होता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लॉसेन नाम का भी शहर होता है, ध्यान रखना। बेलग्रेड नाम का भी शहर होता है जो वहां की कैपिटल है। जैसे कई लोगों को इंडिया की कैपिटल मुंबई लगती है, बट ऐसा नहीं है, कैपिटल तो दिल्ली है। इसी तरह से इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, लॉजेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ऑलराइट सर, तो यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, इज दैट क्लियर और नॉट। गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस सीखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर। ये भी चेस से रिलेटेड सवाल है। अभी इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं, तो कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर, बताइए सर। वेल करेक्ट आंसर इज वी प्रणव। ठीक है, चेन्नई बेस्ड चेस प्रोडिजी वी प्रणव बिकेम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्या है? एक टाइटल होता है जो इंटरनेशनल जो चेस कंपटीशन होते हैं, जो उस कंपटीशन को जीतता है उसको कहते हैं ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर बने वी प्रणव। मेजोरिटी टाइम्स इंडिया ही जीतती है। इवन तमिलनाडु से इतने ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स निकले हैं, जहां पे पहले आपके ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। तो अभी जो प्रणव है वो 27th ग्रैंड मास्टर हैं तमिलनाडु से। ठीक है, तो आप सोचो कितने सारे ग्रैंड मास्टर्स आपके तमिलनाडु ने दिए। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया में चेस के रिलेटेड आप देख सकते हो कहाँ पर ज्यादा क्रेज देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में ज्यादा क्रेज देखने को मिलेगा। 75 में से 27 अगर कोई स्टेट दे रहा है आपको ग्रैंड मास्टर, तो इसका मतलब वो उस स्टेट में इसके रिगार्डिंग काम तो बढ़िया ही है। यस और नो? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अरे वाह सर, इसका क्या ही कहना। तो जो लोग भी परेशान थे कि सर मेरा कोई भी आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है, उनके लिए भरपूर मौका आ गया है अपना करेक्ट आंसर करने का। डोनी पोलो एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब ये जो गलत करे वो फेसबुक अपना डिस्ट्रॉय कर दे। राहुल एसपी को मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ, तो जिनको लग रहा था सर आज एक भी सवाल नहीं बन रहा है, वो इस क्वेश्चन में अपना कमेंट करके अपना खाता खोल सकते हैं। हमारे पास हर प्रकार के सवाल हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हैं, कोई ना कोई तो बन ही जाता है। बिल्कुल। ये देखो, मतलब ये आंसर आता है तो अलग अलग तरीके से आंसर देंगे। लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर। करेक्ट आंसर इज अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो धोनी पोलो एयरपोर्ट बन रहा है, तो अरुणाचल का ये थर्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, तो नाम दिया गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो डोनी पोलो इज अ ट्रेडिशन, इज अ कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इस वजह से वहाँ के जो सीएम साहब हैं आपके, पेमा खांडू जी, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। अभी प्रधानमंत्री आएंगे इसका उद्घाटन करने, तब देखना चाइना कितना परेशान हो जाएगा। तो इससे पहले और एयरपोर्ट्स कहाँ है? पासीघाट में भी है और आपका तेजू में भी है, और इसको जल्दी इंटरनेशनल भी कर देंगे। अच्छा ये ध्यान रखना, अब इससे क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं कि डोनी पोलो अरुणाचल का कौन से नंबर का एयरपोर्ट है? तो ये थर्ड एयरपोर्ट है। एक सवाल ये पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये 16th एयरपोर्ट है। तो दीज आर द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी फ्रेम्ड इन द नेम ऑफ अरुणाचल जीके और नॉर्थ ईस्ट जीके। ठीक है, तो इससे पहले वो सवाल पूछें फिर आप तैयारी करो, तो पहले ही तैयारी कर लो ताकि इस तरह के अगर सवाल बने तो बना पाओ। ये तो आप अच्छे से कर दोगे कि हाँ डोनी पोलो अरुणाचल में है, लेकिन वो आपसे ये पूछेगा ही नहीं। वो इस तरह के सवाल पूछेगा, अच्छा जो बताओ डोनी पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा एयरपोर्ट है? 16th एयरपोर्ट है सर वो। और कौन कौन से 15 ऑपरेशनल है? एक तो अपना गुवाहाटी वाला है, सिलचर है, डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, तेजपुर है, लीलाबारी है, रुपसी है। ठीक है, ये सब तो अपने आसाम के थे। फिर तेजू पासीघाट अरुणाचल के थे। त्रिपुरा में अगरतला है, मणिपुर में इम्फाल है, मेघालय में शिलोंग है, नागालैंड में दीमापुर है। ठीक है, मिजोरम में लैंगपोई है, सिक्किम में पाक्योंग है। तो ये 15 एयरपोर्ट्स ऑलरेडी फंक्शनल हैं। इट वुड बी द 16th एयरपोर्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द थर्ड एयरपोर्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट?
ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल घुमा के बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि फैक्ट आसान हो तो क्वेश्चन भी आसानी बना के दे, ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता इसको कभी आप बोलोगे। इसी के बाद अगले क्वेश्चन पे, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, पीएम नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट इन पानीपत हरियाणा। इट इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस दिन मनाया जाता है? जैसे इथेनॉल वगैरह जो आपके अभी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, किसके साथ? पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ। तो ये इथेनॉल क्या है? ये एक बायोफ्यूल है। तो सर बायोफ्यूल होते क्या है? पहले तो इसका आंसर दो कि ये बायोफ्यूल डे हम मनाते कब है, 9 अगस्त को कि सर 10 अगस्त को? देखो डेज एंड डेट्स पे सवाल आ रहे हैं, यूडीसी 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है आगे भी क्वेश्चंस में इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स के सवाल पूछे जाएंगे। पहले मैं करेक्ट आंसर बता दूं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। अब सवाल आता है कि सर बायोफ्यूल होता क्या है? तो देखो बायोफ्यूल का मतलब ऐसा फ्यूल जो ऑर्गेनिक मैटर से मिलता हो। ऑर्गेनिक जैसे कि आपका मान लो ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, कुछ एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इनसे जो मिलने वाला, प्लांट्स एनिमल्स इनसे मिलने वाला जो फ्यूल है वो बायोफ्यूल कहलाता है। लेकिन सर पेट्रोल भी तो इन्हीं से मिलके बनता है। हमने बचपन में पढ़ा था कि ये जो जानवर, पेड़ पौधे, ये जमीन के नीचे दब गए, और बनते बनते ये लोग क्या बन गए? पेट्रोलियम बन गए। तो सर ये भी तो बायोफ्यूल होना चाहिए? नहीं सर, एक चीज की कमी है डेफिनेशन में, कि ऑर्गेनिक फ्यूल एक ऐसा फ्यूल जो ऑर्गेनिक मैटर से बना हो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं उसे हजारों साल लगे हो, लाखों साल लगे हो, वो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में बन के तैयार हो गया हो, उसको कहेंगे हम बायोफ्यूल। तो ठीक है, बायोफ्यूल क्या है? एक ऐसा फ्यूल जो ऑर्गेनिक मैटर से बना हो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये लाइन जरूरी है ध्यान रखना, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि बायोफ्यूल और पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो क्रिएट हो। तो बायोफ्यूल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इससे एक फायदा क्या होगा, ये पॉल्यूशन कम करेंगे। पेट्रोल डीजल में इसको मिला दोगे, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, और जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है उनकी रिक्वायरमेंट घटेगी। और कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम वगैरह हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो पड़ जाते हैं सर हमें बहुत ज्यादा महंगे। तो उनमें भी बचत होगी कि मान लो जहां पहले 100 लीटर्स मंगा रहे थे, अब हमने क्या करा, 100 लीटर्स में 10 लीटर इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। तो अगली बार से आप कितना मंगा रहे हो? सिर्फ 90 लीटर मंगा रहे हो। तो 10 लीटर का पैसा बच रहा है सर कि नहीं बच रहा है? प्लस पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, तो ये इसका फायदा है। तो इसको पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इस दिन को सेलिब्रेट करता है इंडिया में। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने दो स्कीम भी लॉन्च करी है इस ओकेजन पे, यूनिडो के साथ मिलके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, और एक जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये देखो जीईएफ क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जो फंड चाहिए। अब भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ना तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा प्रोवाइड करने का जो मैकेनिज्म है वो जीईएफ है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। या ये समझ लो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दो समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टॉकहोम की 1972, एक रियो की 1992 वाली। ये इस बार एग्जाम में भी आई थी यूडीसी में, 1992 रियो अर्थ समिट। उसी दौरान आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना है, सॉरी, इसी दौरान आपका यूएनएफ ट्रिपल सी बना है, ठीक है। 1972 वाले से आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना है। और इसी साल इसी अर्थ समिट में आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्रिएट हुई थी, ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी बना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्रिएट हुई। तो ये एक तरीके से आप मान सकते हो एक फंड है जो काम करता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो इसको कौन मैनेज करता है? एक तो आपका यूएनडीपी मैनेज करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मैनेज करता है, और आपका वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। ये दोनों मिल के इस पैसे को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं हम सर रुडोल्फ डीजल की याद में। रुडोल्फ डीजल कौन थे?
ये वो पर्सन थे जिन्होंने डीजल इन्वेंट किया था। जब इन्होंने डीजल इन्वेंट किया था तब डीजल का यूज ही नहीं था, बहुत ही रफ क्वालिटी का फ्यूल माना जाता था। इवन इन्होंने शायद सुसाइड भी कर ली थी इस वजह से। एक बार कंफर्म कर लीजिए इस चीज को, सुसाइड करी थी कि नहीं। और बट जब तक ये जिंदा थे तब तक डीजल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जब हमें ट्रक्स बनाने पड़े, लोड्स हैवी हैवी ले जाने लगे, तब हमें पता चला हैवी लोड की गाड़ी चलाने के लिए हमें डीजल की जरूरत पड़ेगी, वहां पेट्रोल काम नहीं करेगा। तब जाके रुडोल्फ डीजल को इज्जत मिली मिली थी। इनको वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये दुनिया के ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि वेजिटेबल ऑयल को भी यूज कर सकते हैं हम फॉसिल फॉइल्स की जगह, मतलब जो डीजल पेट्रोल है उसकी जगह हम वेजिटेबल ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा बायोफ्यूल। तो ये प्रोडिक्ट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर रुडोल्फ डीजल। तो इसीलिए इनकी याद में भी हम ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं। तो काफी सारी चीजें एक लाइन में मैंने आपको समझाई हैं, उम्मीद है सब समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? अरे स्मेल क्या करना है, बट टंकी में यूज करना, उसको इत्र थोड़ी ना, घर में थोड़ी ना फैलाना है सर। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? मोंगम जी क्या कंफ्यूज हो रहा है? एक बार इसको ना आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और सॉरी, ठीक है सर। तो आज यहीं तक डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए, टिल क्वेश्चन 35 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन सर फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर एज मच एज पॉसिबल। और साथ ही साथ हमारा AP PCS प्रीलिम्स और AP SSB का लवासना कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो एक कंप्लीट पैकेज है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज कर सकते हैं या 8076535685, इस नंबर पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।